स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं बात आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वीकली करंट अफेयर में बेहद स्वागत करती हूँ। वीडियो हमारा 2 दिन डिले हुआ है, लेकिन रीजन वर्थ था। मींस एनालिसिस हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और इसी की तैयारी में जो है पूरी टीम लगी हुई थी। तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। पेपर का नेचर कैसा था, क्वेश्चन की डिमांड कैसी थी और कितनी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे गए सिलेबस से, कितने क्वेश्चन आपके ईजी थे, कितने मॉडरेट थे, और क्वेश्चन का एक सैम्पल आंसर कैसा होना चाहिए था। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एग्जैक्टली, उसमें हम किन पॉइंट्स को लिख सकते थे, ये सब आपको जो है मींस एनालिसिस के वीडियोस से देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप 2024 के लिए 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो तो अपलोड हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं वीकली करंट अफेयर की। तो देखिए, अगर आपने इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि इन वीकली करंट अफेयर की सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं, बी द एनवायरमेंट वीकली करंट अफेयर और द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है पेपर में जो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे उनको समझने में, और उनके लिए आपके पास पॉइंट्स भी होते हैं। हम जो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, हम पूरे हफ्ते के 5, 6, 7 जो है टॉपिक्स को लेते हैं और उनको हॉलिस्टिकली कवर करते हैं, और इनका सीधा सीधा रिलेवेंस होता है आपके एग्जाम के लिए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम प्रीलिम्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको यहाँ पे जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें जो है बहुत सारी बताई जा रही हैं, राइट है। तो अब आपको क्या करना है, इन सीरीज को लगातार देखते जाना है, और यहाँ से ना जो PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ उसको प्लीज़ आप रिवाइज करते जाइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट है। क्योंकि रिवाइज करेंगे तो जो पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो याद हो गए। आपको ये भी पता होगा, कई बार हम अपने डिस्कशन में कोई एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी पे डिस्कस कर रहे होते हैं, वो केस स्टडीज़ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मींस आंसर राइटिंग में। तो ये करंट अफेयर की सीरीज़ आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयार नहीं कर रही है, ये आपको मींस के लिए भी तैयार कर रही है, ड्यूल पर्पज़ है। तो इनको कभी भी आपने जो स्किप नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन सीरीज़ को शेयर कीजिए एंड यस, इनको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। आइए चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला है G20 टेकअवेज फॉर द क्लाइमेट। तो G20 समिट इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया बहुत सक्सेसफुली, राइट है। एक वर्ल्ड में इंडिया की जो न्यू इमेज बन के आ रही है, इसमें बहुत बड़ा रोल था जो G20 को भारत ने अपनी लीडरशिप में इतने शानदार तरीके से होस्ट किया था। लेकिन हमारा यहाँ पे बेसिकली फोकस रहेगा कि G20 लीडर्स के द्वारा एनवायरनमेंट को लेकर बेसिकली कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, किन बातों पर सहमति बनी है। तो हम ये देखेंगे, यहाँ पर हम जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सेकेंड हमारा टॉपिक है मरीन हीट वेव। तो मरीन हीट वेव बहुत लंबे टाइम से न्यूज़ में है, फिर से न्यूज़ में था, और इसको लेकर एक डिटेल्ड वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज भी हम इसको काफ़ी होलिस्टिकली कवर करने वाले हैं। थर्ड हमारा टॉपिक है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इंडिया का ये विजन था कि सन जो है हमें भरपूर एनर्जी देता है, तो वाई वी शुडेंट यूज़ इट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज था कि अगर दुनिया के एक हिस्से में लाइट है तो दूसरे में नहीं है, तो हमें पूरी दुनिया को एक ग्रिड से जोड़ना होगा, जहाँ पे जो बेसिकली रीज़न है वहाँ की लाइट को, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को इस ग्रिड के थ्रू दूसरे रीजन में भी पहुँचाया जा सके। तो इसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ फैक्ट्स को, कुछ डाटा को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इस बार उन्होंने ई व्हीकल पे क्वेश्चन पूछ लिया, जिसको हमने कवर किया हुआ है ऑलरेडी। इसी तरीके से ई वेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको कवर करेंगे। एंड देन लास्ट हमारा होगा क्लाइमेट फिनोमेना एंड फूड सिक्योरिटी। अब आपने GS पेपर 1 अगर देखा होगा तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, राइट है। तो कई बार ना क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट इकोनॉमिक्स, क्लाइमेट पॉलिसीज, क्लाइमेट गवर्नेंस, इस तरह के जो इंटरलिंकेजेस वाले क्वेश्चंस है ना, वो आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का जो करंट अफेयर जिसमें बहुत अच्छे तरीके से कवरेज रखते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो टाइम खत्म हो गया कि प्रीलिम्स के लिए 4 करंट अफेयर के टॉपिक रोज पढ़े एंड बहुत छोटा छोटा उनको पढ़ के बात खत्म हो गई। नो, आपका प्रीलिम्स और मेंस का पेपर दोनों डिमांड करते हैं कि किसी भी टॉपिक की आपको एक होलिस्टिक समझ होनी चाहिए।
ओके तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 22 सितंबर से शाम को 6 बजे से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है तीनों लैंग्वेजेस में। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यूज़ करना होगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। तो कल ही पेपर होने के बाद हमें बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि जो नोट्स थे, जो क्लास मटीरियल था, जो मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई गई थी, उसका उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप भी इसी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन के इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। बैच में एडमिशन लीजिए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। आइए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक से, G20 टेकअवेज फॉर क्लाइमेट। तो देखिए न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, दो चीज़ें थी, ग्रीन पैक्ट न्यूज़ में है G20 को अगर हम बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में रखें, और एक हमारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है। तो बायोफ्यूल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन मीन्स में आया हुआ है, राइट है। तो ग्रीन पैक्ट को तो हम अलग से जो है डिस्कस करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो में। यहाँ पर हम बेसिकली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को तो देखेंगे, इसके साथ में जो बाकी इनिशिएटिव्स या बाकी बातों पर सहमति बनी है उनको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले तो G20 के लीडर्स ने इस बात पर एक कमिटमेंट दी है कि हमें क्या है बेसिकली सस्टेनेबल प्रोडक्शन और सस्टेनेबल कंजप्शन के लिए क्या है एक बेसिकली आप कहेंगे कलेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है। यानी कि देखो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कंजप्शन और जो प्रोडक्शन का एक पैटर्न है वो जितना ज़्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली होगा उतना ज़्यादा आप ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन करोगे। अगर आप सस्टेनेबल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो एंड जो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजप्शन हो रहा है वो भी सस्टेनेबल मैनर में, क्लाइमेट फ्रेंडली मैनर में हो रहा है, तो अल्टीमेटली आप एक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हो, राइट है। और साथ में यहाँ पे ये भी बोला गया है कि लाइफ स्टाइल, राइट है, इसको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मेन स्ट्रीम किया जाएगा। तो लाइफ स्टाइल आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान जो है एक इनिशिएटिव दिया गया था जिसमें खासकर यूथ जो होते हैं उनके ऊपर फोकस रखा गया था कि क्लाइमेट को लेकर जो बेसिकली हमारी यंग जनरेशन है उनको अवेयर किया जाए। और साथ में ये बताया गया था कि हमें लाइफ को इस तरीके से जीना है कि मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से जो है हम अपना एक लाइफ स्टाइल को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकें। तो चलिए वन बाय वन करके हम समझते हैं कि किन किन मुद्दों पर बात हुई है। सबसे पहला पेरिस एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन। आपको पता है UNFCCC के तहत पेरिस एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ट्रीटी है। इसमें ये डिसाइड किया था दुनिया ने साथ में बैठकर कि हमें जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है उसको एक सर्टेन टेम्परेचर से कम रखना है, राइट है। और इसी के तहत जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो अपनी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे G20 जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया है कि पेरिस एग्रीमेंट को फुल्ली इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जाएगा। साथ में पेरिस एग्रीमेंट के साथ ही जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको CBDR कहते हैं, इस प्रिंसिपल को लेकर भी अडीर किया जाएगा। देखो इंडस्ट्रियल नेशंस की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस क्लाइमेट को लेकर। वाई? क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो जितना भी ग्रीन हाउस गैस का मिशन हुआ है मेजर पार्ट वहाँ से हुआ है। इवन प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम पर कैपिटा मिशन की बात करें तो जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ है जो आपके बेसिकली जैसे कि आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है या आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे पर कैपिटा एमिशन अभी भी बहुत ज़्यादा है अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो वहाँ पे कंजप्शन के जो पैटर्न्स हैं उनको अभी क्या है मोर सस्टेनेबल मैनर में डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो ये माना गया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रिंसिपल को लेकर जो है G20 की तरफ से एक कमिटमेंट दिखाई गई है। इसके बाद है आपका नेट ज़ीरो एमिशन। तो देखो हमें बेसिकली एक टाइमलाइन जो है हर देश ने अपने लिए रखी है कि उस पर्टिकुलर टाइम तक हम अपने आप को नेट ज़ीरो एमिशन वाला एक स्टेट बना लेंगे। नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब होगा जितना भी कार्बन एमिशन हम एटमॉस्फेयर में एमिट कर रहे होंगे उतना ही हम कैप्चर भी कर लेंगे। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग नेशन ने इसके लिए अलग अलग टाइमलाइन रखी है। इंडिया ने कहा है कि 2070 तक हम जो है बेसिकली एक नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि
दरअसल 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है और यहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है, आपको जो कार्बन एमिशन है वो भी कम करना होगा, यू नीड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इट। एंड जो एमिट हो रहा है जिसको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं उसको कैप्चर भी करना होगा, राइट है। देन इसके बाद सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, अगेन जो प्रिंसिपल था सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल का, इसको G20 की तरफ से प्रमोट किया गया है और कहा गया है कि भाई इसके चलते हम 2030 तक जो हमारा कार्बन एमिशन है उसका सस्टेनेबल अमाउंट जो है रिडक्ट यहाँ पर कर लेंगे। तो लाइफ स्टाइल की बात करें, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो प्रधानमंत्री जी का एक वन वर्ड मूवमेंट था ये लाइफ, उन्होंने एक मास मूवमेंट के रूप में इसको चलाया था ताकि एक एनवायरनमेंट कॉन्शियस लाइफ स्टाइल को आप जो है यहाँ पर जी सकें, राइट है। यहाँ पे हमारा एम्फेसिस है एनर्जी के प्रोडक्शन पर, एनर्जी के कंजर्वेशन पर और सस्टेनेबल लिविंग पर, ठीक है। उन्होंने बेसिकली एक स्टेटमेंट भी दिया था, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी, ये इंडियन की लाइफ स्टाइल के पार्ट रहे थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, ठीक है। तो ये ना एक टाइम पे ऐसे के लिए काफ़ी अच्छा जो है बेसिकली हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें आप याद रखा कीजिए। ओके, देन इसके बाद G20 ने एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर बात की है। तो यहाँ पे देखो कहा गया है कि हमें क्लीन, अफोर्डेबल और इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बेसिकली बढ़ना होगा। देखो एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है क्लीन एनर्जी की तरफ जाना, बट वो क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल होनी चाहिए सो दैट हम लोग उसको अफोर्ड कर सके, एक्सेसिबल होनी चाहिए, आपके रिमोट एरियाज तक भी वो इलेक्ट्रिसिटी जानी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, यानी कि सोसाइटी के सिर्फ चंद लोगों तक ही सीमित ना हो, हर किसी तक उसका जो है बेनिफिट पहुंचे, राइट है। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है उसको ट्रिपल करने की बात कही गई है 2030 तक, ठीक है। और साथ में डेवलपिंग कंट्रीज भी अपनी लो कार्बन ट्रांजिशन की तरफ जो है काम करते रहेगी। अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन पाथ टू नेट ज़ीरो की बात करते हैं तो बेसिकली ये चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो सबसे पहले तो एनर्जी एफिशिएंसी की ज़रूरत है, यानी कि लेस एनर्जी को यूज़ करते हुए आप मोर आउटपुट जो है जनरेट कर सको। देन उसके बाद कंजर्वेशन रिडक्शन, आप क्या करें, एनर्जी का जो वेस्ट होता है उसको होने से रोकें और उसके यूज़ को क्या करें, कम से कम करें, परफेक्ट है। देन आप देखोगे कार्बन को कैप्चर करना है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसको आप कैप्चर कीजिए। यहाँ पर जो आपके CCUS, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, जो बेसिकली आपके टेक्नोलॉजीज होते हैं, ठीक है, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है। एंड देन क्लीन फ्यूल, एंड धीरे धीरे आप बेसिकली हाइड्रोजन पर, सोलर बेसिकली एनर्जी पर, विंड एनर्जी पर जो है स्विच कर जाइए। तो ये आपका जो है एक पाथ होगा जिसमें आप एक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट चार्ट, इसको आप जो है ड्रॉ करके रख सकते हो। देन लास्ट में बात की गई क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर। देखो जैसे कि मैंने बताया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। तो डेवलपिंग कंट्रीज की पहली बात तो जिम्मेदारी कम है, बट जिम्मेदारी तो है, उनको भी बेसिकली क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव ऑन तो करना है, बट दे नीड मनी एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बेसिकली फाइनेंस की बात करें 2013 से 2000 बेसिकली 19 में, राइट है, तो क्लाइमेट फाइनेंस जो डेवलपिंग कंट्रीज को मिला है, वो हमारा जो टारगेट था कि भाई 100 बिलियन हम बेसिकली डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ ट्रांसफर करेंगे, उसको अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, है ना। गोल हमारा बेसिकली देखिए 23 में था कि 100 बिलियन तक पहुंच पाएंगे, लेकिन 19 का डाटा दिखाता है हम बेसिकली 80 बिलियन भी नहीं पहुंच पाए थे। दैट मीन्स क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर मोर कमिटमेंट देने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि बेसिकली हम क्लाइमेट फाइनेंस के लिए स्पेसिफिक पाथवेज जो है ढूंढेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। पब्लिक फाइनेंस तो है ही, प्राइवेट फाइनेंस की बात हो या मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हो, इनको भी जो है यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, राइट है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लास्ट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसको लेकर जो है बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था। 19 कंट्रीज और 12 आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपके G20 वाले नेशन भी आते हैं, एंड जो G20 के नेशन नहीं है वो लोग भी आते हैं, उन्होंने एग्री किया है इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करने का। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव? यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय द नेम इटसेल्फ, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, यानी कि जो बायोफ्यूल है, जो आपके जैव ईंधन है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनका मोर यूज़ करने के लिए, उनमें मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए एक अलायंस बना दिया गया है,
ताकि अगर कुछ भी काम हो रहा हो तो वो कम्युलेटिव तरीके से हर किसी को फायदा करे। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो पहले तो ध्यान रखना, इंडिया, ब्राजील और यूएस ये इस अलायंस के फाउंडिंग मेंबर हैं। इसका एम क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना जो ग्लोबल कॉपरेशन को बढ़ावा दे। किसके लिए? बायोफ्यूल के एक वाइड स्प्रेड अडॉप्टेशन के लिए, राइट है। तो ये अलायंस क्या करेगा, एक सेंट्रल रेपोजिटरी की तरह काम करेगा नॉलेज के रूप में, यानी कि एक एक्सपर्ट के हब के रूप में। बायोफ्यूल को लेकर जो भी आप काम कर रहे हो उसका जो एक बेनिफिट है, उसकी जो शेयरिंग है, वो इस अलायंस के सभी पार्टनर मेंबर्स तक पहुंचेगा। तो ये बेसिकली अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज में है। दिस इज़ द ऑल इन्फॉर्मेशन वी हैव राइट नाउ, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। एंड बायोफ्यूल पे एज आई टोल्ड यू अर्लियर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बेसिकली जैसे जैसे इस पर फर्दर डेवलपमेंट होंगे वी विल डिस्कस इट अकॉर्डिंगली। परफेक्ट है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मरीन हीट वेव। तो यहाँ पे देखो इंटेंस वाइड स्प्रेड मरीन हीट वेव अभी भी हैपन हो रहे हैं और बेसिकली माना जा रहा है कि एक्सटेंड हो सकते हैं फरवरी 2024 तक। किसने बोला है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब तक आपको याद हो चुका होगा, 2-3 बार हम इस एजेंसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और जितना मुझे याद है लास्ट वाले करंट अफेयर में मे बी हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, राइट है। तो यहाँ पे देखो 50 to 80% चांस ये है कि मरीन हीट वेव जो कि इस टाइम पर ओशियंस में प्रेवलेंट है, पूरे ग्लोबल को आप कह सकते हैं पूरे ग्लोबल लेवल पर ये एक तरीके से अपना इफेक्ट डाल रहे हैं। ये फरवरी 2024 तक क्या एक्सटेंड हो सकते हैं और ये एक रिसर्च बेस्ड जो है हमें एनालिसिस बताया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। की हाईलाइट्स की बात करते हैं, उन्होंने कहा देखो क्लाइमेट चेंज जो है ना वो इन मरीन हीट की इंटेंसिटी में और इनके वाइड स्प्रेड होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट है। उन्होंने कहा एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें सेवरल ओशियंस में ये मरीन हीट वेव फैला हुआ है, जैसे पैसिफिक ओशियन का जो देखोगे आप नॉर्दर्न है, ठीक है जी, साउदर्न इंडियन ओशियन भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिएगा, अटलांटिक ओशियन का भी कुछ पार्ट है और साथ में मेडिटेरियन सी का भी कुछ पार्ट है। और मेडिटेरियन सी के आसपास जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे जा रहे हैं, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ लिंक ऑफ दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विद द मरीन हीट वेव, राइट। तो ये भी एक चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। वेल बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे देखो रिसर्च ने ये पॉइंट आउट किया है 3 ऐसे मेन रीजन हैं जो ओशियंस की हीटिंग के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो ये पता हो कि भाई मरीन हीट वेव क्या है। इन अ वेरी सिंपल वर्ड, इट इज़ द हीटिंग ऑफ द ओशियन, राइट। अगर आपके ओशियन का टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो गया है और ये प्रिवलेंट कर रहा है मोर देन 5 डेज तक, तो इसको बोलते हैं कि ओशन में हीटिंग देखने को मिल रही है। मरीन हीट वेव वहाँ पे बेसिकली क्या है, वाइड स्प्रेड है। इट्स मोर लाइक अ हीट वेव ऑन द लैंड। जैसे लैंड पे भी जो एक एवरेज टेम्परेचर होता है उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर चला जाए एंड वो स्टे कर जाए मोर देन 2 डेज तो हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है इंडिया के स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से ओशियंस की बात करें तो ओशन में ये 5 डेज रखा गया है एवरेज टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो। अब देखो तो ये जो ओशन आपके हीट हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, what are the reasons? So there are actually 3 main reasons which is actually told us by the WMO. तो यहाँ पे देखो अल नीनो, नॉर्थ अटलांटिक ऑक्सीलेशन है ना, और साथ में आपका क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है जी। तो पहले बात करते हैं अल नीनो की। आपको पता है 7 सालों में अल नीनो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है, राइट है, और इसका बहुत ज़्यादा असर इंडियन मानसून पे देखने को मिलता है। और अगस्त में कितनी कम बारिश हुई है, वी ऑल नो इट, राइट। फिर यहाँ पे देखिए इसकी वजह से ये पता चलता है कि जो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक है एंड जो आपका नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक है ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है। तो अल नीनो जो है पैसिफिक के आसपास हीटिंग के लिए जिम्मेदार है और अल नीनो की वजह से इंडियन ओशियन के पास भी जो है आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरह आपका अगर वर्ड आ जाता है अल नीनो साउदर्न ऑक्सीलेशन, यानी कि अल नीनो भी है प्रेजेंट और साथ में साउदर्न ऑक्सीलेशन, यानी कि अगर आप देखोगे कि जो हमारा सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन उसमें टेम्परेचर वेरी कर जाता है, स्विच कर जाता है। हाई प्रेशर की जगह पे लो प्रेशर हो जाता है, लो की जगह पे हाई हो जाता है। ज्योग्राफी में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे देखो ये एक रिकर होने वाला क्या है, क्लाइमेट पैटर्न है, और इसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर है वाटर पर, सेंट्रल ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन पर, वो क्या है आपस में स्विच कर जाता है। तो अल नीनो एंड साउदर्न ऑक्सीलेशन दोनों को अगर मिला ले, दिस इज द फर्स्ट रीजन जो ओशन हीट कर रहे हैं। सेम आता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ऑक्सीलेशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन भी क्लाइमेट फिनोमिना है, और इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस जो है देखने को मिलता है। यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में जो आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो ना रह के चीज़ें स्विच कर जाती हैं, तो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो कहाँ पर, जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम बैठता है अजोर के पास, एंड देन आपका सब पोलर लो प्रेशर सिस्टम बैठता था आपका आइसलैंड और ग्रीनलैंड के पास नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो ये यहाँ पर आप जो है डायग्राम एक देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कोल्ड एंड मोर बेसिकली सी आइस वाला आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका वार्म एंड वेट एक बेसिकली देखने को मिलेगा, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में यहाँ पे लो प्रेशर एंड यहाँ पे आपका जो है हाई प्रेशर बेसिकली डेवलप हो जाता है, और इसी को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ऑक्सीलेशन। इट्स मोर लाइक आपका साउदर्न ऑक्सीलेशन, बस वो आपका जो है आपका सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में हो रहा है, और ये आपका क्या है नॉर्थ अटलांटिक में हो रहा है। परफेक्ट है। ओके जी, थर्ड क्या है, थर्ड है कि बेसिकली जितनी भी हीट इस आप कह सकते हैं दुनिया के द्वारा रिलीज की जा रही है, उसका 90% अब्जॉर्ब किया जाता है ओशंस के द्वारा, राइट। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो ज़्यादा हीट हो रहा है, तो इस हीट का सीधा सीधा असर ओशंस पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो उसको अब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्लोबल ओशन सरफेस का जो टेम्परेचर है, अब किसी पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल जो ग्लोबल ओशियंस के सरफेस का टेम्परेचर है, अगर हम प्री इंडस्ट्रियल टाइम के बारे में बात करें तो 0.9 डिग्री से इंक्रीज हो चुका है। तो ओशियंस हमारे क्या है, वार्म हो रहे हैं। तो ये वो 3 रीजन है जिसकी वजह से मरीन हीट वेव जो है बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मरीन हीट वेव का टेक्निकल डेफिनेशन। तो देखो एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, परफेक्ट है, और जो ओशियन का सरफेस टेम्परेचर होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, वो एवरेज टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। अब एवरेज से टेम्परेचर क्या ओशियन का 3 से 4 डिग्री ज़्यादा है, और एटलीस्ट 5 दिनों के लिए ये जो बेसिकली टेम्परेचर हाई है ये अगर प्रेवलेंट रहे तो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हीट वेव आ गई है। बट 5 डेज द मिनिमम लिमिट, ये बेसिकली लास्ट कर सकता है वीक तक, मंथ्स तक, और कई बार इवन ईयर्स तक। ऐसा जो है हमारा नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवा का कहना है, ठीक है। अब मरीन हीट वेव के बेसिकली ओशियन की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं ये पता हो। सबसे पहले तो देखो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। देखो ओशियन में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन को लेकर ससेप्टेबल होते हैं, राइट, क्योंकि हमारे ओशियंस की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, तो ना जल्दी से ठंडे होते हैं ना जल्दी से गर्म होते हैं। तो अगर ओशियंस वार्म हो रहे हैं दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी लॉस वहाँ पे देखने को मिलेगा। जो केल्प फॉरेस्ट होते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो बेसिकली एक मरीन वेजिटेशन आप कह सकते हैं, इनका डिग्रेडेशन होना जो है स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर इन द ओशियन। कोरल ब्लीचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है कोरल्स काफ़ी कलरफुल होते हैं, बट टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इनके जो जूस बेसिकली इनके जो आप कह सकते हैं एल्गी है वो इनको क्या है लेफ्ट आउट कर देते हैं, एंड उसके बाद ये जो है वाइट कलर के दिखने लगते हैं, और अगर यही कंडीशन लॉन्ग टर्म तक रहे तो कोरल्स की डेथ भी हो जाती है। इन्वेंसिव स्पीसीज, एक रिपोर्ट पहले भी हमने डिस्कस की थी जिसमें बताया गया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कुछ इन्वेंसिव स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल होगा, वो मोर डोमिनेंट हो जाएंगे और नेटिव स्पीसीज पे खतरा बनेंगे। देन बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं स्पीसीज में, बिल्कुल सही बात है, एंड इम्पैक्ट ऑन द ओशन केमिस्ट्री, अगेन ओशन एसिडिफिकेशन का प्रॉब्लम, राइट है। तो ये इम्पैक्ट्स हैं जो मरीन आपको ऑर्गेनिज्म पे देखने के लिए मिलेंगे या मरीन लाइफ पे देखने के लिए मिलेंगे। ह्यूमंस पे हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है? सबसे पहला एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो आपको पता है कि अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है मतलब हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से हमें क्या है एक्सट्रीम वेदर इवेंट फेस करने पड़ते हैं, जैसे आपके ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, राइट है, क्योंकि वाटर साइकिल यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, तो कहीं पे फ्लड, कहीं पे आपका जो ड्रॉट है, कहीं पे वाइल्ड फायर्स हीट की वजह से, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। सी लेवल राइज हो जाएगा, कोस्टल कम्युनिटीज़ जो है यहाँ पर सबमर्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके एग्रीकल्चर फील्ड का जो है यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, राइट है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो मरीन हीट वेव की वजह से जो फिशरीज का सेक्टर है
उस पर असर देखने को मिलेगा। तो जिन जिन लोगों की लाइवलीहुड उस पर डिपेंड है, वहाँ पर डिस्ट्रेस आएगा। तो ओवरऑल एक सोशियो इकोनॉमिक जो है प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक्वाकल्चर पे डिस्ट्रेस आएगा। कुछ फिश की जो स्पीसीज हैं वो माइग्रेट कर लेती हैं थोड़े से कोल्ड रीजन की तरफ, अगर गर्मी बढ़ रही है तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर जो फिश कैचेस हैं वो आपके क्या है, रिड्यूस हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एक्वाकल्चर में कुछ और भी चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं, उस पर भी सिमिलर टाइप का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एन इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, सर्टेन टाइप के जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्म जो है ज़्यादा हार्म करेंगे इंसानों को, और ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे, इनका पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। आपको पता है ना, वेट एंड ह्यूमिड से जो कंडीशन होते हैं, तो उसमें बेसिकली ह्यूमिड एंड जो हाई टेम्परेचर वाले कंडीशन होते हैं, उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ तेजी से बढ़ती हैं। सिमिलर कंडीशन के बारे में यहाँ पे बात की हुई है। तो डिजीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द मरीन हीट वेव। पूरा जो होलिस्टिकली डिस्कस किया है, पूरा एक मीन्स आंसर राइटिंग का आंसर बनता है ये, राइट है। तो इसी तरीके से जो है पढ़ने की ज़रूरत है आज के टाइम में यूपीएससी के पैटर्न को देखते हुए। अब पुराने वाले तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ओके, तो पीआईबी पे आप देखेंगे एक न्यूज़ आई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई है, ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शंस फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इन न्यू दिल्ली। तो क्या हुआ है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी भाई, कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शंस फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में हुई थी, याद कर लीजिएगा। ओके, अब ये इनिशिएटिव क्या है, देखो ये जो आइडिया था ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पहला असेंबली हुआ था 2018 में, उस टाइम पर जो है वर्ल्ड के सामने पुट ऑन किया गया था। उन्होंने कहा देखो सन क्योंकि सारी एनर्जी का सोर्स है, और एनर्जी जो सन से हमें मिलती है वो एक सस्टेनेबल सोर्स हो सकता है हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ डे के टाइम पे मिलती है और वेदर से भी डिस्टर्ब होती रहती है। तो इसका सॉल्यूशन है कि पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड से जोड़ दो, कहीं तो सन की लाइट आ रही होगी तो बस वहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव ये था, एक वर्ल्ड वाइड जो है ग्रिड को हमें यहाँ पे क्या करना है, डेवलप करना है, जिसके थ्रू हम एनर्जी को एनीवेयर एनी टाइम ट्रांसमिट कर सकें। ठीक है जी, अगर आपने वन साइड ऑफ द वर्ल्ड में डे के टाइम पे एनर्जी का जनरेशन किया है, तो अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड नाइट टाइम में आप उसको ट्रांसफर कर सको। ठीक है जी, ये है। अब इसको 3 फेज में जो है डिवाइड किया गया है। आपका फर्स्ट फेज है, राइट है। तो फर्स्ट फेज में क्या है, पहले एक इंडियन ग्रिड बनाने की जो है बात की गई, फिर इस इंडियन ग्रिड को जो आपका मिडिल ईस्ट है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया है, उससे जो है जोड़ा जाएगा और एक कॉमन ग्रिड यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे एनर्जी को जैसे भी जरूरत है वैसे यूज कर लेंगे। ओके जी, इसके अलावा सेकंड फेज की बात होगी। सेकंड फेज में अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ग्रिड था इसको अफ्रीका के साथ जो है यहाँ पर जोड़ देंगे। यानी कि जो फर्स्ट फेज में हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एक पूल बनाया, अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी इसमें साथ में यूज करेंगे, उनको भी अफ्रीका के साथ जोड़ देंगे। अब जब थर्ड फेज आएगा तो जो हमें यहाँ पर मिला है उसको हम बाकी की जितनी भी कंट्रीज है, जितनी ज़्यादा कंट्रीज पॉसिबल हो पाए उनके साथ इंटरकनेक्ट करेंगे। तो अब एक्चुअली में एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड जो है यहाँ पे डेवलप होगा। तो हम उतनी कंट्रीज को यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे इनटू द ग्रिड जितनी यहाँ पर पॉसिबल हो पाए। तो एक सिंगल पावर ग्रिड जो है आपको पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, यही न्यूज़ में था। डिटेल में हम इसको बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, कभी कोई बिग न्यूज़ आएगी तो इसको थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे। परफेक्ट है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली एक आर्टिकल आया था, एक्सप्लेन व्हाट शुड बी डन विद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, राइट है। चलो, तो यहाँ पे देखो, इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA, ये जो है इन्होंने एक रिपोर्ट बेसिकली रिलीज की थी, पाथवेज टू सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो उस रिपोर्ट को इन्होंने जो डेवलप किया है वो नीति आयोग के कोलैबोरेशन में बेसिकली किया है, और यहाँ पे एक्सप्लोर की गई है वो सारी पॉसिबिलिटीज कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट है, जिसको हम ई वेस्ट बोलते हैं, उसको हमें एक सर्कुलर इकोनॉमी में किस तरह यूज़ करना है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए सर्कुलर इकोनॉमी बनाएं, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, चीज़ों को आप क्या कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए,
उनको रीयूज़ कीजिए, उनको रिसाइकिल कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पे कंपोनेंट है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, उसको वापस से आपने क्या है यूज़ करना है। जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, यस दिस इज़ अ लीनियर इकोनॉमी। नाउ अगर आप आंसर लिखोगे मीन्स में और ये 2 डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे क्या करते थे, रॉ मटेरियल को लेते थे, मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी प्रोडक्ट बनता था एंड देन आप उसको रीयूज़ नहीं करते थे, डिस्कार्ड कर दिया जाता था, थ्रो कर दिया जाता था। प्लास्टिक्स को थ्रो करना, क्लोथ्स को थ्रो कर देना, मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर्स थ्रो कर देना, दिस इज़ अ लीनियर इकोनॉमी। यहाँ पे चीज़ें आप डिस्कार्ड कर रहे हो तो आपको अगेन एंड अगेन मोर रॉ मटेरियल जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट इन अ सर्कुलर इकोनॉमी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, यूज़ करते हो, देन उसको मोर जितना आप कर सको उतना रिसाइकिल करते हो, जितना रिसाइकिल कर सकते हो अगेन उसको जो है आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल की नीड आपको कम पड़ती है, तो आप क्या है मोर लेस डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पे बेसिकली अपनी माइनिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन के थ्रू जो है कर रहे हो। परफेक्ट है। तो चलो पहले तो सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं। ये रिपोर्ट एम्फेसाइज करती है कि हमें अपना आउटलुक जो है बेसिकली ई वेस्ट के अंदर एक सर्कुलर इकोनॉमी स्टैब्लिश करने की तरफ शिफ्ट करना होगा। ये एक इकोनॉमिक मॉडल होता है और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमें अपनी रिसोर्स एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना है, ठीक है जी। तो वही रिपोर्ट में कहा गया। देखो यहाँ पे ये बताया गया रिपोर्ट में कि भारत के अंदर अभी जो ई वेस्ट मैनेजमेंट है प्रीडोमिनेटली वो इनफॉर्मल है, यानी कि 90% से ज़्यादा ई वेस्ट का जो कलेक्शन है और 70% से ज़्यादा जो रिसाइकलिंग है वो एक इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा की जा रही है। इसको एक फॉर्मल सेक्टर में बदलना या फिर यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है प्रपोज की है ई वेस्ट के लिए। तो देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हमें क्या है, जो प्राइवेट हमारे बेसिकली बॉडीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए। एक ऑडिटेबल डाटाबेस बनाओ जो इनफॉर्मल सेक्टर भी है और जो फॉर्मल सेक्टर भी है, वहाँ पे ई वेस्ट को किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से रिसाइकल कर रहे हैं, इसका एक डाटा होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, जिसको हम ऑडिट कर सकें ताकि एक सही पिक्चर हमारे सामने आए। जियोग्राफिकल क्लस्टर्स, तो हमें क्या है किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में क्लस्टर्स डेवलप करने की ज़रूरत है कि वहाँ का सारा ई वेस्ट जो है कलेक्ट किया जा सके, देन उसको रिसाइकल किया जा सके। नाउ व्हाट इज ई वेस्ट, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, क्विकली इसको जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जितनी भी आपके इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं ई, ठीक है जी, और इनके जो पार्ट्स होते हैं जो कि ओनर के द्वारा यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड कर दिए गए हैं रीयूज़ ना करने के इंटेंशन से, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज से जनरेट हो सकता है, हाउस होल्ड से, बिजनेस से, है ना जी। और ये ना बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट और हेल्थ के लिए चैलेंजेस क्रिएट करता है अगर इसको प्रॉपरली हम मैनेज ना करें तो। नाउ दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखो अगर हम स्टेटस ऑफ ई वेस्ट की बात करें इन इंडिया, राइट, तो इंडिया एक 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में अमर्ज हुआ है। और फर्स्ट अगर देखें चाइना, यूनाइटेड स्टेट है। इंडिया 4 मिलियन मीट्रिक टन जो ई वेस्ट है उसको जनरेट कर रहा है और 2050 तक इसमें 40 फोल्ड का इंक्रीमेंट देखा जाएगा। दैट्स वाई हमें अपने कलेक्शन सेंटर्स और रिसाइकलिंग सेंटर्स पे बहुत ट्रिमेंडसली काम करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर डिवाइसेस सबसे ज़्यादा ई वेस्ट का पार्ट बनते हैं, ऑलमोस्ट 70%। देन आपका जो टेलीकॉम सेक्टर और मेडिकल इक्विपमेंट है। अगर आप देखें ओनली 1.5% जो इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू जो है रिसाइकिल किया जा रहा है। बाकी इनफॉर्मल तरीके हैं और जो बेसिकली तरीके हैं वो सेफ भी नहीं हैं। परफेक्ट है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द ग्लोबल स्टेटस ऑफ द ई वेस्ट। तो अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंगली 2021 में इस प्लैनेट का हर इंसान 7.5 किलोग्राम जो ई वेस्ट था उसको ऑन एन एवरेज जो है बेसिकली क्या है प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है जी। और सिर्फ इसमें से 17.4% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसमें जो है हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, लेकिन प्रीशियस मेटल्स भी इसके अंदर हैं। इसको प्रॉपर्ली कलेक्ट, ट्रीट और रिसाइकल करने की ज़रूरत है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कहना है, उनकी 2015 में एक रिपोर्ट आई थी
कि 60 से 90% जो वर्ल्ड का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो इलीगली ट्रेड हो रहा है, इसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। बट दिस इज़ अ ओल्ड रिपोर्ट, नाउ डाटा सब ऑब्वियसली चेंज हुआ होगा, तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई न्यू रिपोर्ट आएगी वी विल फोकस ऑन टू इट, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे आज के लास्ट के टॉपिक पर। आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, काफ़ी नॉलेज से भरा रहा होगा, एंड आई प्रॉमिस यू ये ऐसा ही रहने वाला है। परफेक्ट है। तो लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखो काफ़ी लेट तक जो है यहाँ पर बेसिकली प्रोसेस्ड कर गए थे। जनरली हमें सर्दियों के टाइम पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, बट इस बार समर तक देखने को मिले थे। इसकी वजह से अल नीनो, जिसके बारे में मैंने अभी बात की, मोर इंटेंसिफाई हो गया है, राइट है। और यहाँ पे देखोगे इस वजह से क्या हुआ है, हमारी फूड सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज देखने को मिला है। देखो पहले तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो बेसिकली क्या है यहाँ पे डिस्टर्ब हुई है। अब इसके इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। देखो टिपिकली मॉइस्चर जो है यूरोपियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू आता है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ, लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो समर के सीजन तक ये रह गए थे, जिसकी वजह से हमारे वेदर पैटर्न्स जो है चेंज हुए थे। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे मॉनसून पे देखने को मिला था, और मॉनसून हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से एल नीनो आया हुआ है, मॉनसून बहुत वीक हुआ है, तो हमें जो है ट्रेड विंड से जो बेसिकली बारिश मिलती थी वो नहीं मिली है उतनी ज़्यादा। रेनफॉल पैटर्न्स में चेंज हुआ है, कहीं पे लेस रेनफॉल रिसीव हुआ है, कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्रॉप यील्ड रिड्यूस हुए हैं। देखो 2015-16 में अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल अल नीनो की वजह से जो सोयाबीन का प्रोडक्शन था उसमें 28% का डिक्लाइन देखने को मिला था। सिमिलरली अभी भी हमारा जो यील्ड है वो कम हुआ है। वाटर स्कैरसिटी, ना सिर्फ पीने के पानी में कमी हुई है बल्कि इरिगेशन के लिए वाटर में कमी हुई है। लाइव स्टॉक पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन हुई है, अगर सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, इन्फ्लेशन आएगा। एंड न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट हुआ है। इस तरह के वेदर पैटर्न चेंज होने से जो फसलें प्रोड्यूस भी होती हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल बेसिकली एक आप कह सकते हैं कंटेंट होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। परफेक्ट। चलिए तो जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहती हूँ, प्राची लाइव फैकल्टी कोड ये नहीं बोलना है। 22 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं तो आप भी ले लीजिएगा। शाम को 6 बजे से जो है क्लासेस होंगी, तो इवनिंग बैच ही आपके लिए है। और यस, अगर आप इस बैच का पार्ट बनते हैं, आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, तो हमारे मीन्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम का भी आप पार्ट बनते हैं। इस बैच के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप पिंग कर सकते हैं, यूपीएससी विद प्राची। मैं अभी आपके साथ डिटेल शेयर कर देती हूँ। ये बहुत आसान सा था, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।